हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप के साथ में। आज आपका क्वेश्चन ये है कि अरावली हिल्स कहाँ पर सिचुएटेड है, उनका एक्सटेंशन के बारे में सब कुछ जाकर के आपको मैप में व्यू करना है और उसके बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है उन सभी की जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं, जो भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, उन सभी के बारे में। कल हमने आपसे क्वेश्चन किया था स्टार्ट में मैप से रिलेटेड, गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। अगर हम इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखें तो मेघालय जो हमारा स्टेट है वहाँ पर मेघालय प्लेट्यू है और उसी के ऊपर 3 हिल्स पाई जाती हैं, गारो खासी एंड जयंतिया। अगर हम मेघालय के मैप को व्यू करें, मेघालय स्टेट को, तो मेघालय में सबसे ईस्टर्न पार्ट पे मिलेगी जयंतिया हिल्स, बिल्कुल सेंट्रल पे आपको मिलेगी खासी हिल्स और वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगी गारो हिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो मेघालय प्लेट्यू है, मतलब यहाँ पर जो मेघालय प्लेट्यू का एक्सटेंशन है वो हमारे इंडिया का पेनिनसुलर जो इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट अगर आप देखोगे, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू वाला पार्ट है उसी का एक्सटेंशन है। तो आप बोलोगे कि बीच में तो यहाँ पर गैप है, यहाँ पर तो ब्रह्मपुत्र और गंगा जो रिवर है वो फ्लो होती है। तो यहाँ पर सबमर्जेंस हो गया था जब हमारा इंडिया का एक तरीके से ओरिजिन हो रहा था, उस समय सबमर्जेंस हो जाता है और इसको बोलते हैं मालदा गैप। इस मालदा गैप में प्रेजेंट टाइम में गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर मेघालय जो प्लेट्यू है वो पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। अभी इन हिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैसे ये जो हिल्स है गारो खासी और जयंतिया हिल्स, इनकी जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये जो भी हमारी मानसून रेनी सीजन के टाइम में जो भी हमारी विंड्स होती हैं उनको कैप्चर कर सके। लेकिन ये इस तरीके से सिचुएटेड है इंटरलॉकिंग पैटर्न में कि यहाँ पर जो भी विंड्स आती है उनको कैप्चर करती है और विंड्स की फनलिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है। इसलिए हमारा इंडिया का वेस्टेस्ट जो पार्ट है वो यहीं पर सिचुएटेड है। अगर हम ये देखें कि जब यहाँ पर रेनी सीजन में बहुत हैवी रेन होती है, लेकिन जब भी एक तरीके से नॉन रेनी सीजन होता है, मतलब जब बारिश नहीं होती है, उस समय यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट देखने को मिलता है, मतलब पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है। उसका मेजर रीजन ये है कि नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो मेजरली है वो हिली रीजन है। यहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स, बड़े बड़े रिजर्वियर जो है वो नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वाटर को स्टोरेज नहीं कर पाते हैं और जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो ये हमने गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं उनके बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। अब द हिंदू का डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पर अफगानिस्तान को हमें पता है कि 15 अगस्त के लगभग से वहाँ पर तालिबान का रूल चलता आ रहा है। इंडिया ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। लेकिन वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर के इंडिया ने अभी डिस्कशन किया था अदर कंट्रीज़ के साथ में कि हम वहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इंडिया ने वहाँ पर मेडिकल रिलीफ भेजे हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिकल टूल्स वहाँ पर भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों की मेडिसिन्स भेजी जा रही हैं ताकि लोगों की जो भी हेल्प हो सके उसमें इंडिया भी हेल्प कर सके। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो अफगानिस्तान में जो तालिबान रूल कर रहा है, ना तो उनके पास में इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए या फिर रेवेन्यू को क्रिएट करने के लिए वहाँ पर इलीगल जो एक तरीके से हेरोइन का जो प्रोडक्शन है या फिर आप बोल सकते हैं पॉपी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है ये जो मेडिसिन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जो काबुल में प्रेजेंट टाइम में एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्क कर रहा है वहाँ पर, उनको हैंडेड ओवर करेगा और इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा इन सारी जो मेडिसिन हैं उनका। इसमें अगर हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, जो बॉक्सेज भेजे गए हैं अफगानिस्तान में, उन बॉक्सेज के ऊपर लिखा गया है गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया उन सारे कंट्रीज़ में शामिल हो गया है जिसमें ईरान, कतर, यूएई, तुर्कमेनिस्तान एंड पाकिस्तान जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सेंड कर रहे हैं तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान को। 13 सितंबर को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये बात बोला था कि हम डायरेक्ट तरीके से, ठीक है,
unimpeded, unrestricted and direct access to Afghanistan for ensuring supply of humanitarian aid to the general Afghan population who are dealing with a harsh winter and a breakdown in medical supplies. Help is also required for the large number of internally displaced person living in temporary and unsafe havens. मतलब ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए हैं, उनके लिए जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलप करने की जिम्मेदारी लेता है इंडिया भी, और उसमें सपोर्ट करेगा इंडिया एज ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कम करने के लिए। अब अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो उसकी लोकेशन, उसका जो मैप है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा इंडिया एग्जिस्ट करता है और उसके बिल्कुल बॉर्डर टच करता हुआ पाकिस्तान है। यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री के रूप में अफगानिस्तान एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज लैंडलॉक कंट्री? ऐसा कंट्री जो किसी भी वाटर रिसोर्सेज के साथ में डायरेक्टली, किसी सी के साथ में डायरेक्टली अपनी बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। अब देख लेते हैं कि अफगानिस्तान कौन कौन से कंट्रीज के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ईरान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इन सभी के साथ में जो अफगानिस्तान है वो अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर ये ईरान है और यहाँ पर इंडिया ने चाहबार पोर्ट डेवलप करने की कोशिश की। हालांकि ईरान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से इस पोर्ट के ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, और इंडिया इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रही थी कि चाहबार पोर्ट के थ्रू हम यहाँ पर जो हमारी रोड, इस तरीके से यहाँ पर हाईवेज बनाए हैं, इंडिया ने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है, उनके थ्रू हम अफगानिस्तान तक पहुँचेंगे और अफगानिस्तान तक अपनी रीच को बना करके हम सेंट्रल एशिया तक अपनी रीच इजीली बना पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो देखो, बांग्लादेश जो हमारा बिल्कुल रीजनल मीन्स हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर रैपिड एक्शन बटालियन जो है उसको राइट्स वायलेशन का अक्यूज्ड माना है यूएस ने, और इस पैरा यूनिट्स को बैन कर दिया गया है। अमेरिकन का जो एक तरीके से उन्होंने ये सारी बातें बोली है, उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश का जो रैपिड एक्शन बटालियन है उसको हम बैन करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स को एक तरीके से अब्यूज़ करने की कोशिश की है। बांग्लादेश जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में अपना 50 जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने वाला है, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर ये जो है रैपिड एक्शन बटालियन वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के, जैसे टेररिज्म को लेकर के हमें निपटना हो, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, हीनियस ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो गई, इन सभी को अगर हमें निपटना हो तो इन सारी ये जो बटालियंस है वो काफ़ी हमारे यहाँ पर हेल्प करती है। तो यूएस ने जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है उसको दोबारा, जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको शेयर करना चाहिए, उनके ऊपर दोबारा रिव्यू करना चाहिए, बिना किसी आप यूनिलैटरली जो है इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस, इस तरीके के जो सैंक्शंस हैं उनको आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये फार्मर्स को लेकर के है। काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर एजिटेशन चल रहा था और अपने विरोध के, अपने प्रोटेस्ट के 380 डे मतलब 380वें दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम नहीं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सारी मांगे मान ली हैं और बहुत सारी जो हमारी डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर सिंगू बॉर्डर का व्यू दे रखा है कि जाने से पहले वो कंप्लीटली जो भी उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था अपने आप को एक तरीके से सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर लगभग 26 नवंबर या 28 नवंबर के लगभग ये एजिटेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर बिल्कुल विंटर सेशन उन्होंने यहाँ पर अपना एक तरीके से बिताया है। तो उन सभी टाइम में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किए गए थे, उन सभी को डिमोलिश करके, डिस्ट्रॉय करके वो एक तरीके से बिल्कुल क्लीन सिंगू बॉर्डर जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 से, यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसमें एक सेकेंड बीएसएफ को लेकर के अभी हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कुछ जो पावर है उसको एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने ये बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर पंजाब वाला रीजन और आसाम और वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है उसमें आपकी पावर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, मतलब आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन पावर है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन जो गुजरात में उनकी पावर थी 80 किलोमीटर तक, उसको भी कम करके 50 किलोमीटर तक कर दिया। इसको लेकर के जो पंजाब है उसने पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात की थी कि आपको जो भी आपने बीएसएफ की पावर को इंक्रीज किया है उसको आपको रिड्यूस करना चाहिए, और
जो भी हमारे इश्यूज है स्टेट के उन सभी को सोल्व करना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक तरीके से हमारी जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए काम किया जा रहा है। हम आपके जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उनमें एक तरीके से एंटर नहीं कर रहे, उनमें एनक्रोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो पंजाब है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है एक्सटेंडेड बीएसएफ एरिया को लेकर के। उनका ये मानना है कि हमारी जो शेड्यूल 7 है जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट 3 लिस्ट के थ्रू, जिसमें सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है, तो इनमें कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको डिवीजन किया गया है कि इसके ऊपर रूल आप बनाओगे, इसके ऊपर रूल आप बनाओगे, इसके ऊपर दोनों मिलकर के बनाएंगे कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो जो सेंटर की पावर है वो ज़्यादा मानी जाएगी। तो स्टेट्स का ये बोलना है कि बहुत ही कम ऐसे हमें पावर्स दे रखी है जिसमें जो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या फिर स्टेट की जो पावर है कि वहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये पावर होती है स्टेट की। और स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी काम करने का स्टार्ट कर दिया है किसने? बीएसएफ ने। अब जब बीएसएफ को आपने पावर दे दी है तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसकी जो पावर है वो डिमिनिश हो रही है, मतलब आप स्टेट सब्जेक्टों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी आप क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो। तो बीएसएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को, ये बीएसएफ से रिलेटेड जो आर्टिकल है इसको हमारे पेपर जो 3 है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और पेपर नंबर 2 फेडरलिज्म से रिलेटेड भी इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर प्रीलिम्स में आपसे बीएसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे और मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे वर्क किए जा रहे हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो पहले उनका ये मतलब एक तरीके से एक एरिया था उसको एक्सटेंड कर दिया 50 किलोमीटर तक, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में। अगर हम देखें तो बीएसएफ प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में स्टैंड करती है और इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज के रूप में भी इसको टर्म किया जाता है। बीएसएफ की अगर हम बात करें तो 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था उसके बाद में 1 दिसंबर 1965 को इसको बना दिया गया था ताकि इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। बीएसएफ पाकिस्तान के और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर मिलती है उनको सिक्योर करने का काम करता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में 1971 में आता है और उस समय जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की बॉर्डर सेफ करने का, सिक्योरिटी करने का काम दिया गया बीएसएफ को। बीएसएफ के बारे में अगर हम और बातें देखें तो यहाँ पर बीएसएफ का खुद का कैडर होता है, यहाँ के खुद के कैडर के ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं। लेकिन जब भी डायरेक्टर जनरल की बात आती है तो आईपीएस सर्विस से यहाँ के जो ऑफिसर हैं, यहाँ का जो डीजी है उसको उठाया जाता है। मतलब इस सर्विस से आकर के वो बीएसएफ को रेगुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर न्यू मॉडिफिकेशन जो किए गए हैं बीएसएफ की जो भी सर्विसेज थी उनमें, उसके बारे में मैप के थ्रू बताया गया है कि पहले किन एरिया तक पावर थी और अब किन एरिया तक पावर को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने हैज एक्सरसाइज द पावर अंडर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 1968 और एक तरीके से बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको आउटलाइन करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन सी जो पावर्स है उनको एक्सरसाइज किया गया है उनके बारे में अगर हम देखें तो सीआरपीसी के तहत भी बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सटेंड किया गया है। पासपोर्ट एक्ट 1920, पासपोर्ट एक्ट 1967। बीएसएफ क्या कर सकती है? करंटली हैज पावर टू अरेस्ट एंड सर्च अंडर दीज लॉज। It also has power to arrest, search and siege under the NDPS Act, Arms Act, कस्टम्स एक्ट एंड सर्टेन अदर लॉज। इस तरीके से उसकी जो पावर है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अब ये जो पावर्स है उनको इंक्रीज करने का मेजर रीजन क्या है? किसकी वजह से ये सारी जो पावर्स है उनको इंक्रीज किया जा रहा है? क्योंकि बॉर्डर वाले एरिया में अगर हम देखें तो ड्रग एंड कैटल स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होता है, इलीगल इनकर्जन बहुत ज़्यादा होता है, एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रांस बॉर्डर जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इशू इंक्रीज हो रहे हैं और बॉर्डर को सिक्योर करने का काम है बीएसएफ का। और बीएसएफ के पास में अगर ये पावर दी जाए इन सारे इश्यूज को सोल्व करने की, तभी जाकर के जो कोऑपरेशन है वो मेंटेन रह सकेगा कि आप बॉर्डर को भी सिक्योर कर रहे हो और वहाँ पर जो इशू क्रिएट हो रहे हैं उनको भी आप सिक्योर करने का काम कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए,
स्टेबल बर्निंग को लेकर के ये आर्टिकल है, इसको आप रिलेट कर सकते हो पोल्यूशन जो हमारा आर्टिकल है उससे। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, सैटेलाइट मॉनिटरिंग की बात करें, तो हमारे यहाँ पर 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में जो इंस्टेंसेज स्टेबल बर्निंग के जो इंस्टेंसेज है वो 78,291 ऐसे इंस्टेंसेज देखने को मिले हैं। पंजाब और हरियाणा में स्टेबल बर्निंग में कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। इस तरीके की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। अब देखो इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि जब स्टबल मतलब आप जो पैडी है उसको काटते हो, उसकी कटिंग होती है, तो उसके बाद में नीचे का जो उसका पार्ट है, स्टेम है, जो बच जाता है खेत में, उसको फार्मर्स क्या करते हैं, जला देते हैं। क्योंकि पैडी के बाद में जो नेक्स्ट विंटर सीजन में वो एक तरीके से वीट यहाँ पर ग्रो करते हैं, तो उसमें वो जो ड्यूरेशन होता है दो क्रॉप्स के बीच का वो काफ़ी कम होता है। जो फार्मर्स हैं उनको अपनी क्या करनी होती है, ये जो लैंड है उसको दोबारा से डेवलप करना होता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो इसमें जब टाइम ड्यूरेशन कम बचता है तो फार्मर्स को ये लगता है कि अगर इसको जला दिया जाएगा तो एक तरीके से ये खत्म हो जाएगा और दोबारा दूसरी क्रॉप के लिए हम इजीली अपनी जो लैंड है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो प्रॉब्लम आती है किसको लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के। हम रेगुलर हर साल ये देख रहे हैं कि हमारा दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने ICR के साथ में मिलकर के एक तरीके के साथ बायो फर्टिलाइजर बनाया था, जिसका यूज़ करके इसको बहुत जल्दी गलाया जा सकता है निस्टबल को, और फिर उसकी वजह से जो होइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी और जो फार्मर्स का जो इनपुट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन उसका भी अगर हम देखें तो कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक अल्टरनेटिव ये भी बात करते हैं कि कुछ ऐसे और लेबरर्स लगाए जाएं फार्म में जिसमें जो काम करें, जैसे आपने पैडी को काट लिया, उसके बाद में जो स्टेबल बचता है इसको काटने के लिए आप लेबरर्स लगाइए, उनको आप इकट्ठा कीजिए और फिर उनका यूज़ किया जा सकता है किसी अदर जगह पर। ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो स्टेबल है वो काफ़ी महंगा बिकता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है कि इसको हम एज ए बायोफ्यूल यूज़ करेंगे। NTPC जो है उसमें रिसर्च चल रहा है कि इसको इकट्ठा किया जाए और बायोफ्यूल इसको यूज़ किया जाए, जिससे हम एनर्जी भी प्रोडक्शन करेंगे और ये जो इशू है उसको भी सॉल्व किया जा सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर देखो अलग अलग जो फर्म्स हैं उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया था कि जो स्टेबल बर्निंग है उसके केसेज में कोई रिडक्शन है वो नहीं हुआ है। हालांकि एग्रीटेक नाम की एक फर्म है, उसने ये बोला था कि पैडी एरिया में जहाँ पर पहले जितना होता था उसमें 92% तक एक तरीके से जो बर्निंग इश्यूज है वो कम हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रेगुलर जो बढ़ता जा रहा है इस तरीके का स्टेबल बर्निंग, रेगुलर जो पहले बना हुआ था उसी ट्रेंड पे बना हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 से यहाँ पर देखिए। हाँ, अभी हमने एक इश्यू देखा लगभग 4 दिसंबर के लगभग कि नागालैंड में एक इश्यू क्रिएट होता है। हमारी जो आर्मी है वो वहाँ पर उनको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर कुछ ऐसी तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। उनको कैप्चर करने के लिए हमारी आर्मी वहाँ पर अटैक करती है और उसकी वजह से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर अप्सा जो रूल है उसको रिपील करने की बात की जा रही है। जो नागा कम्युनिटी के लोग हैं वो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी ये रूल है इसको ख़त्म किया जाए। तो व्हाट इज़ अप्सा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको लेकर के आज एक्सप्लेन पेज में भी डिसाइड किया गया है। एक्सप्लेन पेज में मतलब FAQ जो पेज आता है संडे वाले दिन, उसके ऊपर भी डिसाइड किया गया है, डिस्कस किया गया है इसके बारे में। अप्सा पेज की अगर हम बात करें एक्ट की, तो इस आर्टिकल को सबसे पहले तो आप GS पेपर 3 मीन्स का जो GS पेपर 3 है उससे रिलेट कर सकते हो। अप्सा की अगर हम बात करें तो इसको इसलिए बनाया गया था कि हमारे बहुत सारी जब प्रॉब्लम हो रही थी, सबसे पहले 1942 में इसको बनाया गया। 1942 में जो आर्मी है उसको रूल दिया गया जब हमारे यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, तो उसमें इसलिए बनाया गया था कि लोगों को एक तरीके से रोकने का काम किया जाए, आर्मी को पावर दी जाए। लेकिन जब हम इंडिया हमारा एक तरीके से हम इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद में 1948 के समय में भी 4 ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं, लेकिन 10 ईयर्स बाद में उनको रिपील कर दिया जाता है और फिर ये रूल बनाया जाता है अप्सा रूल, जिसको मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें इसका जो सेक्शन 3 है उसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं और फिर उन डिस्टर्ब्ड एरियाज में जो आर्मी है उनको एक्सटेंडेड पावर दे दी जाती है। अब डिस्टर्ब्ड
एरिया क्या होते हैं? डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर करने की पावर या तो गवर्नर के पास में, या दूसरी अगर हम बात करें यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर है तो उनके पास में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। वो किसी भी स्टेट को या यूटी को कंप्लीटली डिक्लेयर कर सकते हैं एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया, या फिर पार्शियली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब ये इस तरीके से एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं उसके बाद में वहाँ पर जो आर्मी है उसका रूल इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसके बारे में देखें तो 2004 में कमेटी बनाई गई थी, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी। उसने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी थी कि इसको ख़त्म कीजिए आप सालों को, लेकिन हमारे जो यूएपीए एक्ट है 1967 उसमें आप और चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं ताकि जो आर्मी के पास पावर है उसको भी मेंटेन किया जा सके अगर हमें इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो ये अप्सा के बारे में बेसिक फैक्ट्स को हमने व्यू किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 8 से सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर देखो, पार्लियामेंट में प्रेजेंट टाइम में विंटर सेशन चल रहा है और उसमें क्वेश्चन उठाया गया था कि कुछ समय में हमारी कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर आप ये क्लियर कीजिए कि हमारे इंडिया में कितनी जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है जो हमारे एनिमल्स की, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या काम किया गया है। तो इसमें जो डाटा शो किए गए हैं वो अवेलेबल हुए थे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में। जो भी केसेस रजिस्टर्ड हुए स्टेट फॉरेस्ट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ में लास्ट 3 ईयर्स में जो भी केसेस रजिस्टर्ड हुए उनके बेसिस पर ये डाटा अवेलेबल करवाए गए हैं। एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा उन्होंने ये बोला है, लोकसभा में आंसर देते हुए उन्होंने ये बोला कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की अगर हम बात करें तो इसका हमने सिर्फ और सिर्फ इसको क्रिएट इसीलिए किया था कि गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है उसको कंट्रोल किया जा सके और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके। तो इसमें ये बोला गया है कि पिछले 2018 से 2020 की अगर हम बात करें तो 3 सालों में 2054 जो केसेज हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि WCCB जो है उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? आपको ये तो मैं तो बता देती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही आता है ये ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसका किस तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये बताना है और ये बताना है कि कौन सी ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब कुछ आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि वर्ल्ड जो WCCB है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अब तक क्या क्या काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए, जैसे सेव कुरमा जो है दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 के बीच में, ताकि जो पोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल्स एंड टोर्टोइज होता है उनको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। इसके अलावा ऑपरेशन टर्ट सिल्ड फर्स्ट जो है दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 में उन्होंने चलाया। ऑपरेशन टर्ट सिल्ड सेकंड चलाया उन्होंने, ताकि लाइव टर्टल्स का जो इलीगल ट्रेड होता है उसको रोका जा सके। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड उन्होंने चलाया ताकि जो भी इलीगल ट्रेड इन सेंटूस शॉल्स मेड फ्रॉम चीरू वूल, इन चीज़ों में जब ये ऑपरेशन चलाया गया तो 350 सोल जो है उनको फाउंड किया गया। मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं जिनको एक तरीके से इलीगल उनका ट्रेड होता है, उन सभी को कैप्चर करने के लिए WCCB ने ये सारे प्रोजेक्ट किए। तो इन सारे नाम जो हैं आपको याद करने हैं जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी जो भी हमारा नेचर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या वर्क करती है, तो आप बता सकते हो कि WCCB बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन और उस WCCB ने क्या क्या वर्क किए ये भी आप नीचे बता सकते हो इन सारे ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए। जब भी आपके आंसर्स में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती है तो उसकी वजह से जो आपके नंबर गेनिंग है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज की गई है इस वीक में शुरुआत में, जिसमें ये बताया गया है कि लेबर इनकम में मैन का कितना पार्टिसिपेशन है, वीमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, इसको लेकर के ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। इसमें अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में वीमेन का पार्टिसिपेशन है 18.3%, जो चाइना, श्रीलंका और नेपाल से तो कम है, लेकिन भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ज़्यादा है। देखो इसके बहुत सारे रीजन ये हैं कि हमारे यहाँ पर एक तो पेंडेमिक की वजह से जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। अगर हम इक्वलिटी की बात करें लेबर इनकम में, मेल और फीमेल का मतलब 50% होना चाहिए पार्टिसिपेशन, ऐसा तो किसी भी कंट्री में नहीं है, लेकिन 50% के अराउंड
हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है। 10% से 45% तक एक तरीके से रेंज देखने को मिली है, जिसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो वेरी कर रहे हैं। 180 कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया और 1991 से 2019 के बीच में जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो भी डाटाज हैं उनका यूज़ किया गया और इसमें उन सारे कंट्रीज़ को कवर किया गया है। इंडिया का फीमेल लेबर इनकम जो है वो 18.3% है, जो एशिया के जो एवरेज है उससे भी कम है। 2019 में 27% था। 11 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इस एरिया में, इस रीजन में 30% तक है। जैसे हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है और कुछ नेबर्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कम भी है। पेंडेमिक का काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट में। 16.1% ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर 2020 क्वार्टर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने डाटा दिए हैं। हालांकि अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। ईस्टर्न यूरोप में हाईएस्ट फीमेल लेबर इनकम देखने को मिला है। वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसे भी हैं जहाँ 41% तक एवरेज, अगर यूरोप का एवरेज देखें तो 41% तक है। मोल्दोवा जो है वहाँ पर हाईएस्ट फीमेल लेबर इनकम है 45%। तो इस तरीके से क्या करना होगा कि वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वर्क किया जाना है। इक्वलिटी भी होना चाहिए, जहाँ पर वर्क प्लेसेज होते हैं वहाँ पर एक सबसे पहले जो इनकम है उसमें भी इक्वलिटी होना चाहिए, तब भी वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो MSP को लेकर के है। फार्मर्स ने अपनी तरफ से एक बात बोली, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो फार्मर्स ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ क्रॉप्स के लिए जो गवर्नमेंट है वो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। अगर गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करे और सभी जो भी इंपॉर्टेंट जो भी क्रॉप्स होती हैं उन सभी के लिए हमें इंसेंटिव, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाया जाए, तो इसकी वजह से हमारे जो भी ग्राउंड वाटर लेवल हो गया, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, इन सब के ऊपर भी गलत इफेक्ट पड़ना काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम में हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर लेवल को पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ पर पैडी और वीट दोनों को प्रोक्योर ज़्यादा किया जाता है। उसका रीजन ये है कि दोनों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। यहाँ पर फार्मर्स ने ये भी बोला है कि बोरवेल बनाने के लिए 3 लाख पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ऐसी क्रॉप उगाने लग जाएं जिनमें वाटर की जो यूज़ है वो काफ़ी कम हो जाए और उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हमें गवर्नमेंट से मिले। प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम क्या होती है, फार्मर्स अगर उन क्रॉप्स को उगा भी ले तो उनको खरीदार नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। वीट और पैडी को जो गवर्नमेंट है वो प्रोक्योर करती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो वीट और पैडी को उगाना पसंद करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पंजाब में जितना पानी यूज़ किया जाता है चावल को उगाने में वो बिहार से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब सोचो आप यहाँ पर कितना, एक तो वाटर की कमी है, हम एक तो जो कैनाल इरिगेशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर ग्राउंड वाटर से बहुत ज़्यादा डिप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सोइल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लग गई हैं। क्योंकि वाटर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो 85% वीट और पैडी जो है वो पंजाब में और 75% हरियाणा में उगता है। इसका मेन कारण है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है सभी क्रॉप्स को, ताकि एरिया के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स का डेवलपमेंट है वो हो। इससे हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी सेव हो, हमारी जो सोइल है वो भी बनी रहे और लोगों के ऊपर जो बर्डन क्रिएट होता है वो भी ना हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर फॉरेन पेज से फर्स्ट जो आर्टिकल है वो G7 कंट्रीज़ को है। G7 कंट्री जो है वो अपने आप को यूनाइटेड दिखा रही हैं कि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन को एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ के जो सिक्योरिटी को एक तरीके से थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो G7 जो कंट्रीज़ है वो यूक्रेन के साथ में खड़ी हैं। इसको लेकर के जो प्रोफाइल्स वाला पेज आता है उस पर भी डिस्कशन किया गया है यूक्रेन को लेकर के। यहाँ देखिए ये मैप शो कर रखा है और यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिले, जैसे क्रीमिया वाला रीजन जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। ये डोनबास वाला जो रीजन है यहाँ पर भी रशिया की वजह से कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइंस पेज से हम देख लेते हैं। साइंस पेज पर एक बताया गया है कि पिछले 1 साल में किस तरीके से चेंज हुआ है। पहले जो आइडिया वर्क करते थे हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के, प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बूस्टर डोज के लिए वर्क कर रहे हैं। ये सारी और सारी चीज़ें आई हैं
कोविड के जो वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं उनको लेकर के। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल डेवलप किया गया है कि जो भी हमारे ट्यूमर्स होते हैं उनकी अगर हम टिश्यू को आइडेंटिफिकेशन सिंप्लीफाई करें इन टूल्स की वजह से तो बहुत ही ईजीली डिटेक्ट किया जा सकता है जो भी कैंसर से रिलेटेड टिश्यू होते हैं उनको। उन्होंने बताया कि उनकी जो थिकनेस है वो अदर टिश्यू से थोड़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उनको ईजिली पहचाना जा सकता है। अगर इन ट्यूमर टिश्यूज को हम स्लाइड्स पे रख करके इनका यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को डेवलप किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर FAQ पेज से है। इस आर्टिकल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एफ्सा रूल को लेकर के, और इसमें ये बताया गया है कि क्यों इसकी डिमांड की जा रही है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि नागालैंड में ये इशू क्रिएट हुआ। इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 1947 में जब पार्टीशन रिवोट्स हो रहे थे उस समय 4 ऑर्डिनेंस पास किए गए थे जिसमें आसाम, ईस्ट पंजाब, दिल्ली वाला जो रीजन है और यूनाइटेड प्रोविंसेस वाला जो रीजन है वहाँ पर इन इश्यूज को क्या किया जा सके, सोल्व किया जा सके। 1957 के दोबारा 1 ईयर तक इसको रिपील किया जाता है। ये जो लॉ बनाए गए थे, जो ऑर्डिनेंस पास किए गए थे, और उसके बाद में 1958 में ये जो प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेंस प्रोमगलेटेड करते हैं और उसके बाद में पार्लियामेंट के थ्रू इसको एक्ट बना दिया जाता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वाला जो रीजन है वहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है। त्रिपुरा में इसको हटा दिया गया था, 1997 से रेगुलर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको अगर आपको मेंटेन करना है तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, उनका कोऑपरेशन आपको साथ में लेना होगा, नहीं तो इस तरीके के जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। उनको लेकर के लोकल कम्युनिटी में जब अपनी गवर्नमेंट को लेकर के एक तरीके से बिलीव क्रिएट होगा कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प के लिए काम कर रही है तो इस तरीके के जो इशू हैं वो कभी भी सर्ज में नहीं आएंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।